हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस कुमार सोनी और आज हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। ये रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की फ़ाइट नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जैसे जो वर्ड हैं, क्या इससे हम लोग पहले से वाकिफ़ हैं? क्या पहले से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है ये जानते हैं? क्या क्या हमारे डेली लाइफ में इसके इस्तेमाल हैं? क्या ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। और कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डिफ़र करता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैव परपेचुअली बीन एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ नोइंगली और एक्सीडेंटली। कह रहा है यहाँ पे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हम लोग करते हैं जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंटली, मतलब हमारे जाने बिना ही क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं हम, या फिर जानबूझ के हम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं। जैसे एक डे टू डे का अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो क्या होता है कि अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो सेलर से हम उसके पेपर को देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कितने उसके बदले में पैसे देने होंगे, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे नोइंगली है, यानी कि हम जानबूझ के एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। एंड एक्सीडेंटली के लिए मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। बाइंग ए शू एट शॉप, दुकान पे आप जाते हो, कोई आपको अगर जूता पसंद हो जाता है, आप वहाँ जूता खरीदते हो, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गो टू ए रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ फूड ऑर्डर करते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैब एंड मेनवर, ठीक है, आप एक कैब बुक करते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या दिखाता है कि आप एक्सीडेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट। लेकिन सबको लगता है यही कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट तो सेम है। हम लोगों को यही लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या है, सेम। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट जो वर्ड है वो कैसे डिफर करता है, दोनों में अंतर क्या है। नहीं तो जनरली हम लोगों को लगता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के बराबर ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में कोई भी अंतर नहीं है। एग्रीमेंट जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है वो सेक्शन नंबर 2E में मेंशन है, बताया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन नंबर 2H में बताया गया है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो कहता है कि एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ऑल द पार्टीज। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग इसके जब ब्रेक डाउन में जाएंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे, तो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं एग्रीमेंट के। वो ये हैं कि पार्टीज़ होनी चाहिए, दूसरा ऑफर या प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये जो टोटल यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है उसका ब्रेक डाउन बोल सकते हो, या उसे समझने के लिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहले जान लेते हैं पार्टीज़ क्या है। अब कोई भी पार्टी है या कोई भी पर्सन है वो सामने वाले से बात करेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है। या सिर्फ ऐसा है पॉसिबल क्या कि एक इंडिविजुअल है वो खुद से ही बातें कर रहा है, खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पार्टीज़ के लिए क्या है, देयर नीड टू बी 2 और मोर पार्टीज़ टू फॉर्म एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टीज़ होनी चाहिए। दूसरा क्या है, पार्टीज़ के बाद ऑफर या प्रपोजल। किसी को आप ऑफर कर रहे हो या प्रपोजल कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है ना। ऑफर करना या प्रपोजल देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप सामने वाले के एसेंट को जानने की कोशिश करते हो। एसेंट मतलब उसकी क्या इच्छा है। आप जैसे 2 पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। ए को बी का घर पसंद आ गया। अब यहाँ पे क्या करता है, ए बी को बोलता है कि मैं आपका घर लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, जिसके बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपये दे सकता हूँ। ए ने ऑफ़र दिया बी को। अब बी यहाँ पे क्या कर सकता है, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसे पसंद आए तो, या फिर रिजेक्ट कर सकता है। तो ए ने जो एक्ट किया दैट इज़ ऑफर। सामने वाला का एसेंट को जानने के लिए जो भी एक्ट करता है दैट इज़ ऑफर या प्रपोजल बोलते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है कि जब सामने वाले ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी बात को मान लेता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। अब बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एसेंट फॉर द सेम थिंग इन द सेम सिंस एज प्रपोज बाय द ऑफरर। ऑफरर ने जैसा पूछा था उसके हिसाब से अगर क्या करता है, जो पार्टी है जिसे हम लोग ऑफर ही कहते हैं, वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है उसकी बातों को, दैट इज एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे देखेंगे ऑफरर और ऑफरी क्या होता है। जो ऑफ़र देता है, जो ऑफ़र करता है, दैट इज़ वो कहलाता है ऑफरर, और जिसे वो ऑफ़र दे रहा है वो पार्टी कहलाती है ऑफरी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वही तो प्रॉमिस कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। इट इज़ रिटर्न वन गेट फॉर हिज एक्ट और ऑमिशन, ठीक है ना। जब कोई एक्ट किया जाता है दूसरी पार्टी के द्वारा, उस एक्ट या ऑमिशन के बदले में उसे जो भी कुछ दिया जाता है वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है। दिस वेयर द एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के लिए ये एलिमेंट है। अब कंसिडरेशन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए है और बी है, ठीक है। ए को बी का घर पसंद आ गया, ठीक है। अब ए को बी का जब घर पसंद आ जाता है तो ए ने बी को बोला कि आप अपना घर मुझे दे दो। बी रेडी हो जाता है, बी अपना घर ए को दे देता है, ए को ट्रांसफ़र कर देता है ओनरशिप, और ए उसके बदले में बी को पैसे देता है, 1 करोड़ रुपये देता है। तो यहाँ पे पैसे जो दिया गया वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन का पार्ट कहलाता है, और बदले में उसे क्या मिला, घर मिला। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन था, पैसे और घर, ये क्या कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि एग्रीमेंट जो है वो एक प्रॉपर इक्वेशन के रूप में है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब हो जाता है, ऑफर का किसी भी ऑफर का जब एक्सेप्टेंस होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और उसमें जब कंसिडरेशन ऐड कर दिया जाता है तो वो टोटली क्या है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कहाँ पे मेंशन है, 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर कहाँ पे मेंशन है, 2A। एक्सेप्टेंस 2B। अब यहाँ पे ऑफर और ऑफर ही हमने जाना कि जो ऑफर करता है दूसरी पार्टी को, जो ऑफर कर रहा है वो ऑफरर कहलाता है, एंड जिसे ऑफर किया जा रहा है वो ऑफर ही कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे प्रॉमिस कहते हैं, जो कि 2B में मेंशन्ड है, प्लस कंसिडरेशन, जिसे हमने जाना कि किसी एक्ट या सर्विस के बदले में जो भी इन रिटर्न दिया जाता है, दैट इज़ कंसिडरेशन, जैसे अभी हमने देखा। अब ये जो सब कुछ हमने अभी देखा है इक्वेशन में, अब इसको हम लोग समझते हैं कुछ पिक्चर से। जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। सिंपल है, किसी को आप ऑफर कर रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। दूसरा क्या, कंसिडरेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है, सेलर और बायर। सेलर कुछ स्टॉक्स है या कुछ प्रोडक्ट है जो बायर को ट्रांसफ़र करता है, जिसके बदले में बायर क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है और मनी है, ये क्या कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है। दूसरे वाले पिक्चर में एक पर्सन के हाथ में मनी है, दूसरे पर्सन के हाथ में किसी प्रॉपर्टी का पेपर है। प्रॉपर्टी का पेपर फर्स्ट पर्सन को देता है और फर्स्ट पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पैसे दे रहा है, ये क्या है, कंसिडरेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 2H, सेक्शन नंबर 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए लॉफुल एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन कैसा एग्रीमेंट है, लॉफुल एग्रीमेंट है। अब इस चीज़ को और समझते हैं हम लोग। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिबल बाई लॉ है, एग्रीमेंट तो है लेकिन अगर वो इनफोर्सिबल बाई लॉ हो जाता है तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्रीमेंट का होना तो जरूरी है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ होगा। इन्फोर्सिबल बाई लॉ का क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ समबडी इज एग्रीव्ड देन ही में अप्रोच कोर्ट फॉर रेमेडी। अगर एग्रीमेंट में अभी हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक पार्टी रह सकती है, कोई भी पार्टी क्या होता है, एग्रीव पार्टी हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान के लिए क्या कर सकता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोर्ट को अप्रोच करता है, कोर्ट जा सकता है, तो दैट इज़ इनफोर्सिबल बाई लॉ। मतलब अपने रेमेडी के लिए अगर कोर्ट जाता है कोई भी, दैट इज़ इनफोर्सिबल बाई लॉ, वो इनफोर्सिबल बाई लॉ कहलाता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी, कोई भी एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जब वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ है। मतलब एग्रीमेंट की जो पार्टी है अगर उसे कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट जा सकता है, तब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट में कि व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, इन एडिशन ऑफ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। मतलब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी वाला क्राइटेरिया को छोड़ के और क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए, दे मस्ट रिक्वायर फॉलोइंग कंडीशन। वहाँ पे कुछ और कंडीशन है जिसका फुलफिलमेंट जरूरी है। पहला क्या है, फ्री कंसेंट। अब किसी से ज़बरदस्ती आप क्या करने लग जाओ, जोर जबरदस्ती करके, मान लीजिए किसी को घर खरीदना था, वो मना कर रहा है, फिर भी आप बोलो नहीं बंदूक दिखा दो उसे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए लिखा है फ्री कंसेंट। मतलब क्या, फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, एब्सेंस ऑफ कवर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का क्या मतलब है, पार्टीज़ कैपेबल होनी चाहिए। अब कैपेबल का क्या मतलब है यहाँ पे, अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जो पार्टीज है वो माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए जिसे सब कुछ समझ में आ जाए। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। मतलब कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। अब हमने देख लिया कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों के बीच में अब डिफरेंसेस क्या है हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर। मतलब कोई भी ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है विद कंसिडरेशन तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहा गया है, एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस है। सेक्शन नंबर 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट मेंशन है और सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है। अब जो बेयर लैंग्वेज में लिखा है एग्रीमेंट का डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद कंसिडरेशन अगर होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये प्रॉमिस बना प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मतलब एग्रीमेंट तो है ही और साथ में क्या होना चाहिए, लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना चाहिए। अब इस वाले वेन डायग्राम से हम लोग देखेंगे, जो हमेशा ये सवाल में आता है कि
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसको एक्सप्लेन करने को आता है। तो क्या है कि एक देखेंगे कि एग्रीमेंट है वो एक ब्रॉड एरिया है एंड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शन है। एग्रीमेंट में इन्फोर्सिएबल बाई लॉ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी ज़रूरी है। मतलब कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा तो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रहेगा। इसलिए एग्रीमेंट का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे देखेंगे दूसरे कलर में जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मतलब एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।